हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनसाइट थ्योरी वाज गिवन बाय। तो इनसाइट थ्योरी किसने दी है? अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों जैसे वॉल्फगैंग कोहलर। इसका पहला जो है ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जो नाम है वॉल्फगैंग कोहलर, ठीक है। कर्ट कोफका ने भी और मैक्स बर्दिमिर द्वारा दिया गया है। यानी वॉल्फगैंग कोहलर ने क्या कहा है, इस सिद्धांत को चिंपांजियों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से विस्तार के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया। उससे क्या इनको पता चला था? तो उससे ये पता चला था कि सीखना अचानक अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है, ना कि केवल परीक्षण की त्रुटि से, ठीक है। जबकि कर्ट कोफका ने क्या बताया था, इसने कोहलर के साथ सहयोग किया था, ठीक है। और 1920 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट प्रकाशित करके सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई थी, ठीक है। मैक्स वर्दीमर की हम बात करें तो मैक्स वर्दीमर जो है, ऐसे ऑल ऑफ द अबव रहेगा, इसमें ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। ये सारे ही इसके सही हैं, ठीक है। मैक्स वर्दीमर जो है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का जनक इन्हें माना जाता है और इन्होंने 1912 में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की वैचारिक नींव रखी थी, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मतलब ये सारे ही हैं क्योंकि सहयोग इन्होंने किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मेथड जो है शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन का, तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज करेक्ट आंसर। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ये क्यों है? क्योंकि आत्मनिरीक्षता से मतलब ये रहेगा कि खुद के विचारों और जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करने की प्रक्रिया प्रोसेस है, जिससे इनका मतलब रहता है। और इसे शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि माना जाता है। ओल्डेस्ट मेथड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्म परीक्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसका सही आंसर आ जाएगा। जबकि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये क्या है? तो इसको प्रायोगिक विधि बोलते हैं और इसमें व्यवहार पर उनके प्रभाव या अध्ययन के लिए जैसे चरों में हेर फेर करना शामिल है, तो वो इसमें आ जाता है। जबकि अवलोकन ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये क्या है? तो इसमें विषय के साथ सीधे बातचीत किए बिना व्यवहार को देखना और उसको रिकॉर्ड करना शामिल होता है, ठीक है। केस स्टडी मेथड में इसमें किसी एक व्यक्ति या मामले पर विस्तृत विश्लेषण एनालिस किया जाता है चीजों को, तो उसको केस स्टडी मेथड कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, टू मच कंपटीशन इन स्कूल काउजेज बेटर मेंटल हेल्थ। मतलब कि स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनती है, तो इसमें बिल्कुल गलत है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहेगा, लेकिन फॉल स्टेटमेंट ये है, गलत स्टेटमेंट ये है। तो इसमें जो होता है, जैसे ऑप्शन ए है, हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इज मेंटली हेल्थी, यानी जो अपने कार्य में कुशल है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। ऑप्शन बी, ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड काउजेज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, मतलब बच्चे की अत्यधिक सुरक्षा करने से असामान्य मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। तो ये चीजें जो है सारी इसमें मतलब सही है और ऑप्शन सी यहाँ पे फॉलन स्टेटमेंट ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के फादर कौन है? तो जो है अरस्तु, थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन या नन ऑफ देम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा, जेबी वॉटसन इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने 1913 में 1913 ईस्वी में क्या किया था, अपने भाषण में साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिज्म व्यू टू इट के प्रकाशन के साथ व्यवहारवाद की क्या कर दी थी, स्थापना की थी। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन
साइकोलॉजिस्ट थे जेबी वॉटसन, जिन्होंने अपनी ये परिभाषा दी है। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद के क्या है, जनक रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। पियाजे स्टेज ऑफ इन्फेंसी फॉर इन्फेंसी इज, मतलब कि पियाजे का चरण शैशवावस्था के अनुसार शैशवावस्था कौन सी है, तो इसमें सेंसोरी मोटर राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विच लास्टेस फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक रहती है और संज्ञानात्मक विकास के इस प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज है। इसके दौरान शिशु संवेदी अनुभवों को शारीरिक क्रियाओं और मोटर कौशलों के साथ समन्वय करके दुनिया के बारे में सीखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पहला, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 3 dimensional थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट वाज गिवन बाय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन है, गिलफोर्ड है, पावलो है, बंदूरा है। तो जेपी गिलफोर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन बी। तो इसके द्वारा दिया गया था और गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों यानी सक्रिय, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट किसमें बांटा है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोडक्ट ऑपरेशन को संचालन कहेंगे। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस को बताता है कि जिसमें जैसे समझना, याद करना, ठीक है, रचनात्मक चीजें करना या तार्किक सोच या निर्णय लेना आदि इस पे ही निर्भर है। ठीक है, और कंटेंट में द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड एंड प्रोडक्ट द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग अ सर्टेन ऑपरेशन टू स्पेसिफिक कंटेंट। तो इसीलिए यहाँ पे जे जो राइट आंसर है जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय, टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय, तो ये 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है, चार्ल्स स्पीयरमैन, इसका ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, तो इस थ्योरी में 2 कारक सिद्धांत में चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा ये सिद्धांत बताता है कि बुद्धि में एक सामान्य कारक जी कारक और विशेष कारक एक एस कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर और एस फैक्टर, जो जी फैक्टर है सामान्य कारक बोलते हैं इसको, सामान्य कारक, और ये विशिष्ट कारक कहलाता है। तो सामान्य कारक जो है वो क्या है, मतलब ये जन्मजात और सार्वभौमिक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है जो सभी संज्ञानात्मक कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जी फैक्टर। जबकि एस फैक्टर क्या है, एक विशेष क्षमता होती है, जैसे कि म्यूजिक या स्थानीय यांत्रिक क्षमता, जैसे कार्यों को करने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस, ट्रेनिंग वगैरह, एक्सपीरियंस जो हो गया वो सारा आ जाता है एस फैक्टर में। ठीक है, तो इसीलिए स्पीयरमैन ने ये दिया है द्विकारक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रायड एम्फासाइज्ड द रोल ऑफ डैश 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 इन शेपिंग बिहेवियर, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, अनकॉन्शियस डिजायर्स रहेंगी, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी सही आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है व्यवहार को आकार देने में अचेतन मन की भूमिका पर जोर देता है, अनकॉन्शियस डिजायर्स पर जो है जोर देता है, अचेतन इच्छाएं यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इनका क्या मानना था, जो फ्रायड थे, ठीक है, इनका ये मानना था कि जो अचेतन मन है, इनका मानना था कि अचेतन मन में जैसे छिपी हुई इच्छाएं, यादों और भावनाओं से प्रेरित होते हैं, जिसके बारे में सचेत रूप से नहीं जाना जा सकता है। तो वो चीजें जो है इसी में बताई है, अनकॉन्शियस डिजायर को बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू एक्सेसेस, यानी यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकलन करने के लिए किया जाता है, यानी व्यक्तित्व का मतलब हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसका पर्सनैलिटी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो है बुद्धिमत्ता, मतलब इसके लिए किया जाता है, मतलब व्यक्तित्व के आकलन के लिए, ना कि बुद्धिमत्ता या सीखने या मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बुद्धिमत्ता ना तो सीखने ना तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बल्कि किसके लिए, व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये तकनीकें लोगों के अचेतन जो भावनाएं होती हैं, विचारों, संघर्षों को जानने में करती है, मदद करती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया था जो अस्पष्ट उत्तेजनाएं होती हैं, जैसे स्याही के धब्बे या चित्र, पर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ये प्रकट होते हैं।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एंड थिंग्स, इमोशन एंड बेनिफिट बिलीफ्स एंड परसेप्शन एंड रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माइंड एंड बिहेवियर करेक्ट आंसर। यानी जो मन और व्यवहार है, मनोविज्ञान को मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है ग्रीक मूल से आया है और इसका अर्थ है मन और अध्ययन। यह परिभाषा इस क्षेत्र के मुख्य फोकस को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन it is not necessary to have two different individuals or group of subject or experiments। तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, द कंट्रोल टेस्ट और सिंगल ग्रुप डिजाइन। तो ऑप्शन ए रहेगा, मतलब कि डिजाइन जिसमें प्रयोगों के दो अलग अलग व्यक्तियों का विषयों के समूह में आवश्यकता नहीं होती, वो है नियंत्रण परीक्षण या एकल समूह डिजाइन। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, समूह का अध्ययन करना, हस्तक्षेप के पहले और बाद में उनकी स्थिति को मापना, मेजर करना, परिणामों की उनकी अधूरभूति जो स्थिति होती है उससे तुलना करना इसमें आ जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज। तो किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब कि अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता कहलाती है। यानी बुद्धि की सबसे सर्वोत्तम परिभाषा ये है। ठीक है, मतलब बुद्धि को आमतौर पर जटिल अवधारणाओं को समझने, समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने, जैसे रीजन आउट करने, लॉजिक लगाने के लिए, अनुभवों को से सीखने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता को पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, an assessment through which we can consistently achieve the same result with the same student is called। मतलब कि वह मूल्यांकन जो एक ही छात्र के साथ लगातार समान परिणाम करता है वो क्या कहलाता है, उसको रिलायबल कहते हैं, विश्वसनीय कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की स्थिरता से इसका मतलब रहता है कि कोई छात्र समान परिस्थितियों में एक ही परीक्षा कई बार देता है और उन्हें आमतौर पर हर बार समान अंक ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह होने चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन सी रिलायबल सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल ऑफ रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। यानी यहाँ पे जो सुदृढ़ीकरण है, ठीक है, यहाँ पे बात की कि किसी मॉडल का अवलोकन करने या करके या बिना सुदृढ़ीकरण के निर्देश प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको सोशल लर्निंग कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं। अल्बर्ट बंदूरा के सिद्धांत के अनुसार दूसरों का अवलोकन करने और ज्ञान को व्यवहार प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जोर देती है। ठीक है, तो ये इसका सोशल लर्निंग सही आंसर रहेगा। इन क्वेश्चन नंबर 15, साइकोलॉजी स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय। तो किसके द्वारा डिफाइन किया गया है, तो विलियम जेम्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, साइकोलॉजी क्या है, तो ये सोशल साइंस है, ऑप्शन डी रहेगा। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, इसके रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। जबकि मनोविज्ञान मस्तिष्क और तंत्रिक तंत्र के अध्ययन के माध्यम से जीवन विज्ञान जैसे प्राकृतिक और विज्ञान के पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, सोशल साइंस। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।